ओ ओ वेरी बैड। काश मुझे मालूम होता तो मैं एंटी एयरक्राफ्ट गन से उसे उड़ा देता। कमांडर दिलजीत की फितरत ही ऐसी थी। वो कानून पर सख्ती से अमल करने का कायल था। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, क्या ये पाकिस्तानी एजेंट इस वक्त तक सरहद क्रॉस कर चुके होंगे या नहीं? ओवर। रेखा ने कहा, यस मादाम, उन्हें गए हुए काफी देर हो गई है, लेकिन मादाम, सरहद पार कमांडर डेसी तो इंतहाई सख्त आदमी है। वो कैसे काफिरिस्तानी हेलीकॉप्टर को वहां उतरने देगा? ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, लेकिन अब यहाँ से कैसे मालूम हो कि वहाँ क्या हुआ है? ओवर। रेखा ने कहा, मैं मालूम कर सकता हूँ मादाम, मैं वहीं हेडक्वार्टर आ रहा हूँ। ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया, और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो रेखा ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। लेकिन अब मालूम होने का फायदा ही क्या होगा? रेखा ने मायूसाना लहजे में कहा, अगर कमांडर डेसी ने उन्हें हलाक कर दिया हो तो उनकी लाशें वापस मिल सकती हैं। काशी ने कहा तो रेखा चौंक पड़ी। नहीं काशी, तुम जानती हो कि इमरान और उसके साथी किस कदर अय्यार और शातिर लोग हैं। इस बार जिस तरह उन्हें घेरा गया था, मुझे 100% यकीन था कि वो काफिरिस्तान से निकल ही न सकेंगे, लेकिन तुमने देखा कि वो बहरहाल निकल जाने में कामयाब हो गए। ऐसे लोग सरहदी कमांडरों के बस का रुख नहीं हो सकते। रेखा ने कहा तो काशी ने इस बात में सर हिला दिया और थोड़ी देर बाद एक जीप हेडक्वार्टर में दाखिल हुई तो वो दोनों कमरे से निकलकर बाहर आ गई। जीप से एक नौजवान नीचे उतरा। उसके जिस्म पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की मखसूस यूनिफॉर्म थी। उसके पीछे दो और यूनिफॉर्म में मलबूस अफराद भी नीचे उतरे, लेकिन वो वहीं रुक गए। जबकि पहले उतरने वाला नौजवान तेज तेज कदम उठाता रेखा और काशी की तरफ बढ़ने लगा। मेरा नाम राजेंद्र है मादाम, आने वाले ने कहा। आओ, हम तुम्हारी ही मुंतजिर थे, रेखा ने कहा और वापस मुड़ गई। ओ, यहाँ तो वाकई कत्ल आम किया गया है, राजेंद्र ने इधर उधर देखते हुए कहा। हाँ, इसलिए तो वो एजेंट निकल जाने में कामयाब हो गए हैं, रेखा ने कहा। तो राजेंद्र ऑफिस में आया। उसने वहां मौजूद ट्रांसमीटर पर एक फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और फिर ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो हेलो, राजेंद्र कॉलिंग। ओवर। राजेंद्र ने बार बार कॉल देते हुए कहा, यस, स्टॉक अटेंडिंग यू। ओवर। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। स्टॉक, यहाँ काफिरिस्तान से पावर एजेंसी का एक हेलीकॉप्टर नापाल की सरहद की तरफ गया है, क्या वो वहां पहुंचा है या नहीं? ओवर। राजेंद्र ने कहा, हाँ, पहुंच गया है। क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, उसमें काफिरिस्तान के दुश्मन एजेंट मौजूद है। वो कहाँ है इस वक्त और कमांडर डेसी ने उनके साथ क्या सुलूक किया है? ओवर। राजेंद्र ने कहा, वो कमांडर डेसी के दोस्त है और इस वक्त कमांडर डेसी के मेहमान बने हुए हैं। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया तो रेखा और काशी दोनों के चेहरे ये बात सुनकर मायूसी से लटक गए थे। सुनो स्टार्क, क्या कोई ऐसी सूरत हो सकती है कि ये पाकिस्तानी एजेंट हलाक कर दिए जाए? तुम्हें मुंह मांगा मुआवजा मिल सकता है। ओवर। राजेंद्र ने कहा तो रेखा और काशी दोनों उसकी बात सुनकर चौंक पड़ी। ओ नहीं राजेंद्र, यहाँ ऐसा होना नामुमकिन है। तुम्हें मालूम तो है कि कमांडर डेसी के खास आदमी यहाँ मौजूद है। अलबत्ता उन्हें यहाँ से जाने के बाद हलाक किया जा सकता है, बस शर्त ये कि वाकई मुआवजा मुंह मांगा मिले। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, मुआवजा मुंह मांगा मिलेगा, तुम बताओ तो सही कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है? ओवर। राजेंद्र ने रेखा की तरफ देखते हुए कहा तो रेखा ने इस बात में सर हिला दिया। ये चूंकि कमांडर डेसी के दोस्त है, इसलिए लाजमन कमांडर डेसी इन्हें अपने हेलीकॉप्टर पर सालात भिजवाएगा, क्योंकि वो पावर एजेंसी का हेलीकॉप्टर तो नापाल में बगैर हेडक्वार्टर की इजाजत के रवाना नहीं करेगा। और कमांडर डेसी के हेलीकॉप्टर का पायलट मेरे ग्रुप का आदमी है। अगर उसे कवर कर लिया जाए तो वो दौरान प्रवास इन लोगों को गैस की मदद से बेहोश कर सकता है और फिर उन्हें कहीं भी उतारा जा सकता है। बाद में जाकर वो कमांडर डेसी को रिपोर्ट दे देगा कि उसने उन्हें सालांग में ड्रॉप कर दिया है। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, उसे कहो कि ऐसा करे, रेखा ने आहिस्ता से कहा। सुनो स्टार्क, ये काम करना है, बोलो कितना मुआवजा लोगे? ओवर। राजेंद्र ने कहा, 10 लाख डॉलर दो तो ये काम हो सकता है। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया तो रेखा ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, मंजूर है, लेकिन ये अफराद हमारे पास पहुंचने चाहिए, जिंदा या मुर्दा, दोनों हालतों में। ओवर। राजेंद्र ने कहा, ओके, पहुंच जाएंगे। मैं पायलट स्टोगर से बात करके तुम्हें कॉल करता हूँ। पायलट स्टोगर उन्हें सरहद के करीब उतार देगा, तुम उससे ही मुआवजा दे देना और अपने आदमी वसूल कर लेना। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, सरहद पर कहाँ? ओवर। राजेंद्र ने कहा, ये बात तो स्टोगर ही बता सकता है, मैं उससे बात करके तुम्हें इत्तला देता हूँ। ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो राजेंद्र ने भी ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। मादाम, ये स्टॉक बहुत बड़ा सरहदी स्मगलर है और इसका ग्रुप भी काफी वसी है, इसलिए मैंने बात की थी और मुझे यकीन है कि ये काम कर लेगा। राजेंद्र ने कहा, अगर तुमने ये कारनामा सर अंजाम दे दिया राजेंद्र,
तो मैं तुम्हें पावर एजेंसी में बहुत बड़ा ओहदा दूंगी। रेखा ने मसरत भरे लहजे में कहा। आप बेफिक्र रहे मादाम, ये काम अब हर सूरत में होगा, सिर्फ मसला रकम का है। राजेंद्र ने मसरत भरे लहजे में कहा। रकम की फिक्र मत करो, मेरे पास गारंटेड चेक बुक है, मैं तुम्हें $10 लाख का गारंटेड चेक दे दूंगी, रेखा ने कहा। तो राजेंद्र ने इस बात में सर हिला दिया और फिर तकरीबन 1.5 घंटे बाद ट्रांसमीटर से कॉल आना शुरू हो गई। तो राजेंद्र ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो हेलो, स्टॉक कॉलिंग ओवर। ट्रांसमीटर ऑन होते ही स्टॉक की पुरजोश आवाज सुनाई दी। यस राजेंद्र अटेंडिंग यू ओवर, राजेंद्र ने कहा। राजेंद्र, बात तय हो गई है, स्टोकर रजामंद हो गया है। ये लोग 10-15 मिनट बाद हेलीकॉप्टर पर सागरी जा रहे हैं, क्योंकि सरकारी हेलीकॉप्टर बगैर इजाजत सालांग नहीं जा सकता। सागरी से आगे उन्होंने सालांग जाना है। इसका बंदोबस्त भी कमांडर डेसी ने कर दिया है और स्टोकर उन्हें सागरी के करीब बेहोश करके हेलीकॉप्टर को सरहदी पट्टी पर वाक़ आशाम पहाड़ी के दामन में उतार देगा। वहां तुम्हारे आदमी मौजूद होने चाहिए जो स्टोकर को रकम देकर उन्हें काफिरिस्तान ले जाएंगे। बोलो तुम तैयार हो? रकम का क्या होगा? क्या रकम तुम्हारे पास मौजूद है? ओवर, स्टार्क ने कहा। हाँ, गारंटेड चेक है। कितनी देर बाद हेलीकॉप्टर आशाम पहाड़ी पर पहुंच जाएगा? ओवर, राजेंद्र ने कहा। आधे घंटे बाद। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, मैं खुद वहीं मौजूद रहूंगा। ओवर, राजेंद्र ने कहा। ओ, फिर ठीक है, स्टोकर तुम्हें अच्छी तरह जानता है। ओवर, दूसरी तरफ से मुतमईन लहजे में कहा गया। ओके, ओवर एंड ऑल, राजेंद्र ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। हमें फौरन रवाना होना पड़ेगा मादाम, राजेंद्र ने रेखा से कहा। तो रेखा ने जैकेट की अंदरूनी जेब से चेकबुक निकाली। एक चेक लिखकर उसने चेकबुक से अलग करके राजेंद्र की तरफ बढ़ा दिया। हम भी वहां आशाम पहाड़ी पर पहुंच जाएंगी। हेलीकॉप्टर पर आदमियों को वसूल तुम करोगे और हम उन्हें हेलीकॉप्टर में डालकर दारुल हुकूमत ले जाएंगी, रेखा ने कहा। ठीक है, फिर मैं भी आपके साथ हेलीकॉप्टर पर चला जाता हूँ, जीप में तो काफी वक्त लग जाएगा, राजेंद्र ने कहा। तो रेखा ने इस बात में सर हिला दिया। तारशाह एक छोटे से कमरे में कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके सामने मेज पर एक खुसूसी साख्त का फोन मौजूद था जिसका ताल्लुक किसी मौसलाती सैयारे से था। ये बंदोबस्त उन्होंने खुसूसी तौर पर किया हुआ था ताकि हुकूमत नापाल उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न कर सके। वो नापाल के एक इलाके को आज़ाद कराने के लिए गुज़िश्ता 8 सालों से काम कर रहे थे, लेकिन अभी तक उन्हें उसमें वाज़ेह कामयाबी न हो सकी थी। अलबत्ता हुकूमत काफिरिस्तान दर पर्दा उनकी मदद कर रही थी। हालांकि बज़ाहिर वो हुकूमत नापाल के साथ थी, लेकिन वाशो ग्रुप को तमाम असला हुकूमत काफिरिस्तान से भेजा जाता था और उसी तरह ये फ़ोन भी हुकूमत काफिरिस्तान की तरफ से ही दिया गया था। और जिस खलाई मवासिलाती सैयारे से उसका लिंक था वो भी काफिरिस्तानी ही था। इसलिए आज तक हुकूमत नापाल वाशो ग्रुप के खिलाफ कोई वाज़ेह कामयाबी हासिल न कर सकी थी। तारशाह किस इलाके का इंचार्ज था। इस वक्त वो सागरी में अपने खुफिया अड्डे पर मौजूद था। उन्हें असल जरूरत असले की रहती थी और चूंकि कैप्टन विनोद के जरिए शागिल ने खुद उससे डबल बल्कि 3 गुना सप्लाई का वादा किया था, इसलिए वो अब हर सूरत में इन पाकिस्तानी एजेंटों को कवर करके शागिल के हवाले करना चाहता था और वो इस सिलसिले में फोन कॉल के इंतजार में बैठा हुआ था। उसके आदमी इस बारे में काम कर रहे थे। उसी लम्हे फोन की घंटी बज उठी तो तारशाह ने रिसीवर उठा लिया। यस, रॉबर्ट अटेंडिंग यू, तारशाह ने रिसीवर उठाकर बदले हुए लहजे में कहा। रसूमा बोल रहा हूँ बॉस, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है? तारशाह ने पूछा। बॉस, पाकिस्तानी एजेंटों के खिलाफ एक और कार्रवाई का इल्म हुआ है, दूसरी तरफ से कहा गया। तो तारशाह बेख्तियार चौंक पड़ा। कैसी कार्रवाई? खुलकर बात करो। ये इंतहाई अहम मामला है, तारशाह ने तेज लहजे में कहा। बॉस, एक स्मगलर ग्रुप जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रूप में ये काम करता है, उसने भी इन पाकिस्तानी एजेंटों को काफिरिस्तान की पावर एजेंसी के हवाले करने का मुआवजा $10 लाख में किया है और ये मुआहदा काफिरिस्तान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के राजेंद्र के जरिए हुआ है। इसका इल्म भी इत्तेफाक से हुआ है क्योंकि ट्रांसमीटर कॉल कैच कर ली गई है, रसूमा ने कहा। ओह अच्छा, क्या मुआहदा हुआ है? जल्दी बताओ, तारशाह ने तेज लहजे में कहा। बॉस, कमांडर डेसी के सरकारी हेलीकॉप्टर का पायलट स्टोकर भी इस ग्रुप का आदमी है। उससे बात तय हुई है कि पाकिस्तानी एजेंटों को कमांडर डेसी के सरकारी हेलीकॉप्टर में सागरी पहुंचाया जाएगा और फिर वो लोग वहां से सालान चले जाएंगे, क्योंकि सरकारी हेलीकॉप्टर बगैर हुकूमत के आला हुकाम की इजाजत के सालांग नहीं जा सकता। और स्टोकर ने मंसूबा बनाया है कि वो दौरान प्रवास हेलीकॉप्टर में बेहोश कर देने वाली गैस फायर करके पाकिस्तानी एजेंटों को बेहोश कर देगा और फिर वो हेलीकॉप्टर आशाम पहाड़ी के दामन में उतार देगा जहां राजेंद्र मौजूद होगा और वो स्टोकर को $10 लाख का चेक देकर पाकिस्तानी एजेंटों को वसूल करके काफिरिस्तान ले जाएगा। दूसरी तरफ से रसूमा ने तफसील बताते हुए कहा। ओह वेरी बैड, कब रवाना हो रहे हैं ये लोग? तारशाह ने पूछा। बस वो लोग रवाना होने ही वाले हैं बॉस। हम आशाम पहाड़ी पर उस राजेंद्र और उसके आदमियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं।
वहाँ हमारा अड्डा मौजूद है। रसूमा ने कहा, हाँ ठीक है, तुम्हारी बात दुरुस्त है, ऐसा ही होना चाहिए। ये हमारा शिकार नहीं छीन सकते। मैं खुद वहां पहुंचकर सारी कार्रवाई करूंगा। तारशाक ने कहा, बॉस आपको वहां तक पहुंचने में देर हो जाएगी क्योंकि ये लोग ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे बाद वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए आप वहां राशेल को अलर्ट कर दे। वो बेहद तेज और होशियार आदमी है, वो सारी कार्रवाई मुकम्मल कर लेगा। रसूमा ने कहा, हाँ ये भी ठीक है, ओके मैं करता हूँ इंतजाम। तारशाक ने कहा और उसके साथ ही उसने क्रिडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। सैटेलाइट फोन उसके हर अड्डे पर मौजूद थे। हेलो। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। तारशाक बोल रहा हूँ, राशेल से बात कराओ। तारशाक ने कहा, यस बॉस। दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया, हेलो राशेल बोल रहा हूँ बॉस। चंद लम्हों बाद एक और भारी सी मर्दाना आवाज सुनाई दी। राशेल, आशिम पहाड़ी वाले अड्डे पर हमारे कितने आदमी मौजूद हैं? तारशाक ने पूछा। 10 आदमी बॉस, राशेल ने जवाब दिया। अब मेरी बात गौर से सुनो, एक अहम ऑपरेशन तुमने मुकम्मल करना है, तारशाक ने कहा और उसके साथ ही उसने सारी बात तफसील से बता दी। ओ, ये तो वाकई अहम मामला है बॉस, आप हुक्म फरमाएं, क्या करना है? क्या उस हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया जाए या क्या किया जाए? राशेल ने कहा, नहीं, हेलीकॉप्टर तबाह करने की जरूरत नहीं है। हमने उन पाकिस्तानी एजेंटों पर कब्जा करना है, वो बेहोश होंगे। अलबत्ता उस पायलट स्टोगर को हलाक कर देना है, और अगर काफिरिस्तान से जो आदमी इन पाकिस्तानी एजेंटों को वसूल करने आए या ज्यादा अफराद आए उन्हें भी हलाक कर देना, और फिर इस सरकारी हेलीकॉप्टर और उन एजेंटों को चमोरी के अड्डे पर पहुंचा देना। हेलीकॉप्टर को उसके बाद कहीं भी छोड़ा जा सकता है। तारशाक ने कहा, यस बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया, और सुनो, हो सकता है कि आशिम पहाड़ी की दूसरी तरफ पावर एजेंसी के अफराद भी हो, इसलिए तमाम कार्रवाई तुमने इंतहाई एहतियात और तेजी से करनी है। किसी को इल्म नहीं होना चाहिए कि क्या कार्रवाई हुई है और किसने की है। तारशाक ने कहा, आप बेफिक्र रहे बॉस, मैं सारी बात समझ गया हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया, चमोरी अड्डे पर इन पाकिस्तानी एजेंटों को पहुंचाकर मुझे इत्तला देना, और सुनो, इन एजेंटों को होश में नहीं आना चाहिए, ये इंतहाई खतरनाक लोग हैं। तारशाक ने कहा, अगर आप हुक्म दे तो उन्हें हलाक कर दिया जाए ताकि किसी गड़बड़ का खतरा ही ना रहे। राशेल ने कहा, अगर कोई खतरा महसूस करो तो तुम्हें उसकी भी इजाजत होगी, वरना बेहोशी के आलम में ही उन्हें चमोरी पहुंचा देना। तारशाक ने कहा, ओके बॉस, आप बेफिक्र रहे। राशेल ने कहा तो तारशाक ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर अब इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे। आशिम पहाड़ी ज्यादा बुलंद पहाड़ी नहीं थी, उसका एक हिस्सा काफिरिस्तान में था जबकि दूसरा हिस्सा नापाल की सरहद पर था, और नापाल की सरहद वाला हिस्सा गहराई में था जबकि काफिरिस्तान वाला हिस्सा बुलंदी पर था। उस बुलंदी वाले हिस्से की तरफ कदरे गहराई में 2 हेलीकॉप्टर मौजूद थे। ये दोनों हेलीकॉप्टर पावर एजेंसी के थे क्योंकि रेखा और काशी दोनों दारुल हुकूमत से अपने साथ 10 मुसल्ला अफराद भी ले आई थी ताकि गड़बड़ की सूरत में इमरान और उसके साथियों को कवर किया जा सके। लेकिन इमरान और उसके साथी पहले ही सरहद क्रॉस कर चुके थे, और अब राजेंद्र तो रेखा और काशी के हेलीकॉप्टर में बैठकर आशाम पहाड़ी पर पहुंचा था, जबकि मुसल्ला अफराद दूसरे हेलीकॉप्टर पर उनके साथ आए थे। राजेंद्र के साथ ये तय हुआ था कि वो पहाड़ी के दामन में पहुंचकर इमरान और उसके साथियों को बेहोशी के आलम में स्टोगर से वसूल करेगा, और फिर उनका हेलीकॉप्टर चले जाने के बाद राजेंद्र के इशारे पर रेखा का हेलीकॉप्टर वहां उतरेगा और इमरान और उसके साथियों को लेकर उस तरफ आ जाएगा, और फिर वो सब वहां से सीधे दारुल हुकूमत पहुंच जाएंगे। लेकिन काशी ने रास्ते में रेखा के कान में एक बात डाल दी थी कि हो सकता है कि जिस तरह वो इमरान और उसके साथियों को वसूल करने के लिए काम कर रही हैं, उसी तरह शाकिल भी काम कर रहा हो, इसलिए उन्हें उस वक्त तक हर लिहाज से चौकन्ना रहना चाहिए जब तक कि इमरान और उसके साथी दारुल हुकूमत न पहुंच जाए। चुनांचे रेखा ने यहाँ पहुंचकर राजेंद्र को आशाम पहाड़ी के दामन में भिजवा दिया था, लेकिन उसने पहले मुसल्ला अफराद को मशीन गनों समेत वहां इधर उधर इस अंदाज में छुपा दिया था कि किसी भी वक्त वो एक्शन में आ सके, जबकि रेखा और काशी खुद एक चट्टान की ओट में बैठी हुई थी। उन दोनों की आंखों से ताकतवर दूरबीनें लगी हुई थी जिनकी मदद से वो नीचे वादी का एक एक जर्रा बखूबी देख रही थी। वादी वीरान थी, वहां सिवाय राजेंद्र के और कोई आदमी नहीं था। राजेंद्र भी पहाड़ी के दामन में एक चट्टान की ओट में था ताकि अगर कोई इत्तेफाकन उधर आ निकले तो फौरी तौर पर उसे चेक न कर सके, क्योंकि बहरहाल वो काफिरिस्तान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की मखसूस यूनिफॉर्म में मलबूस था। उन्हें हेलीकॉप्टर की आमद का इंतजार था, और फिर तकरीबन 5 मिनट बाद रेखा और काशी दोनों चौंक पड़ी, क्योंकि दूर दरख्तों की चोटियों पर से अचानक एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर नमूदार हुआ और उसका रुख पहाड़ी की तरफ ही था। ताकतवर दूरबीनों से उन्होंने फौरन ही हेलीकॉप्टर पर नापाल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अल्फाज वाज़ेह तौर पर पढ़ लिए थे। हेलीकॉप्टर की रफ्तार बेहद आहिस्ता थी और फिर पहाड़ी के दामन पर फिजा में मौलिक हो गया। रेखा ने देखा
कि हेलीकॉप्टर में सिर्फ पायलट ही अपनी सीट पर मौजूद था, जबकि बाकी लोग सीटों पर टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़े हुए थे, लेकिन उनके चेहरे नजर न आ रहे थे क्योंकि हेलीकॉप्टर की उगभी खिड़कियों पर शीशे चढ़े हुए थे। फिर जैसे ही हेलीकॉप्टर मौलिक हुआ, राजेंद्र चट्टान की ओर से निकला और सामने आकर उसने दोनों हाथ उठाकर हवा में लहराए। चंद लम्हों बाद हेलीकॉप्टर बुलंदी से नीचे उतरने लगा और थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर राजेंद्र के करीब लैंड कर गया। उसके साथ ही एक आदमी उछलकर नीचे उतरा। उसने राजेंद्र से चंद बातें की और फिर राजेंद्र के साथ हेलीकॉप्टर पर चढ़ गया। फिर उस आदमी और राजेंद्र ने मिलकर हेलीकॉप्टर से बेहोश अफराद को नीचे उतारना शुरू कर दिया। ये 2 औरतें और 4 मर्द थे। राजेंद्र ने उसे जेब से चेक निकाल कर दिया और पायलट दोबारा हेलीकॉप्टर पर सवार हुआ और चंद लम्हों बाद हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद हो गया और काफी बुलंदी पर जाकर वो तेजी से मुड़ा और फिर दरख्तों के पीछे जाकर गायब हो गया। तो राजेंद्र ने पहाड़ी की तरफ देखते हुए मखसूस अंदाज में हाथ हिलाने शुरू कर दिए। जाओ काशी, हेलीकॉप्टर और आदमी ले जाओ और उन्हें उठाकर ले आओ, जल्दी करो, रेखा ने कहा। तो काशी तेजी से उठी। उसने हाथ हिलाकर नीचे मौजूद राजेंद्र को इशारा किया और फिर तेजी से मुड़ गई। रेखा ने दूरबीन दोबारा आंखों से लगा ली। चंद लम्हों बाद एक हेलीकॉप्टर उगवी तरफ से आसमान की तरफ बुलंद हुआ और फिर रेखा के सर के ऊपर से होता हुआ नीचे पहाड़ी के दामन में उतरता चला गया। उसी लम्हे काशी वापस आ गई। मैंने शंकर को भेज दिया है, वो ले आएंगे, काशी ने आकर जमीन पर बैठते हुए कहा। तो रेखा ने इस बात में सर हिला दिया। हेलीकॉप्टर राजेंद्र के करीब आकर जमीन पर उतर गया और हेलीकॉप्टर में मौजूद पायलट समेत चारों अफराद उछलकर नीचे उतरे ही थे कि अचानक तड़तड़ाहट और इंसानी चीखों से वादी गूंज उठी और उसके साथ ही रेखा और काशी दोनों बेख्तियार उछल पड़ी। ये फायरिंग होते ही राजेंद्र समेत हेलीकॉप्टर से उतरने वाले चारों आदमी नीचे गिरकर तड़पने लगे। उसी लम्हे 2 मुख्तलिफ चट्टानों की ओर से 6 अपराध दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगे। ओ ये कौन है? ओ फायर करो, नीचे फायर करो, रेखा ने चीख कर कहा। गहराई काफी है, यहाँ से फायरिंग नहीं हो सकती, काशी ने होठ चबाते हुए कहा। और फिर उनके देखते ही देखते चट्टानों के पीछे से नमूदार होने वाले अफराद ने जमीन पर पड़े हुए इमरान और उसके साथियों को उठाकर कांधों पर डाला और बिजली की सी तेजी से मुड़कर दोबारा उन्हीं चट्टानों के पीछे जाकर गायब हो गए। अब वहाँ हेलीकॉप्टर मौजूद था और राजेंद्र और रेखा के आदमियों की लाशें पड़ी हुई नजर आ रही थी। ओ ये क्या हुआ? जल्दी करो काशी, दूसरा हेलीकॉप्टर और आदमी बुलाओ, जल्दी करो, रेखा ने उठकर एक लिहाज से चीखते हुए अंदाज में कहा। तो काशी तेजी से वापस दौड़ पड़ी और रेखा भी उसके पीछे दौड़ी। थोड़ी देर बाद वो दोनों अपने हेलीकॉप्टर में सवार होकर वादी में उतरती चली गई। उनके साथ 4 मुसल्लह अफराद थे। ढूंढो, उन लोगों को ढूंढो, रेखा ने हेलीकॉप्टर से नीचे छलांग लगाते हुए कहा और उसके साथ ही वो तेजी से राजेंद्र की तरफ बढ़ी क्योंकि उसके जिस्म में हल्की सी हरकत के तासुरात महसूस हो रहे थे। राजेंद्र, ये कौन लोग थे? ये कौन थे? रेखा ने उस पर झुकते हुए कहा। वाशो ग्रुप, शाकिल, राजेंद्र ने डूबते हुए लहजे में कहा और उसके साथ ही उसकी आवाज डूब गई और रेखा एक तवील सांस लेकर सीधी हो गई। तो ये कार्रवाई शागिल की थी। नॉनसेंस, वो एक बार फिर मेरा शिकार छीन कर ले गया है। ये वाशो ग्रुप कौन है? रेखा ने इंतहाई गुस्सीले अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा। उसी लम्हे काशी दौड़ती हुए इसके करीब पहुंच गई। क्या हुआ, कोई जिंदा भी है या नहीं? काशी ने पूछा। राजेंद्र ने मरने से पहले सिर्फ इतना बताया है कि वाशो ग्रुप और शाकिल, रेखा ने कहा। तो काशी उछल पड़ी। ये कैसे मुमकिन है? वाशो ग्रुप का शाकिल से क्या ताल्लुक हो सकता है? काशी ने कहा। क्या तुम जानती हो इस ग्रुप के बारे में? रेखा ने कहा। हाँ, ये ग्रुप हुकूमत नेपाल के खिलाफ काम कर रहा है। इंतहाई खुफिया ग्रुप है और हुकूमत काफिरिस्तान दर पर्दा इसकी सरपरस्ती करती है। हुकूमत काफिरिस्तान इसे खुफिया तौर पर असला सप्लाई करती है, लेकिन शागिल का उससे क्या ताल्लुक हो सकता है? एक मिनट, मुझे याद आ रहा है। हाँ, मुझे याद आ गया है। ये सारा खेल उस कैप्टन विनोद के जरिए खेला जा रहा होगा, काशी ने रुक रुक कर कहा। तो रेखा हैरत से उसे देखने लगी। कैप्टन विनोद, वो कौन है और तुम उसे कैसे जानती हो? रेखा ने कहा। वो मिलिट्री इंटेलिजेंस की सप्लाई ब्रांच में काम करता रहा है। मैं उसे इसलिए जानती हूँ कि वो मेरी एक क्लास फेलो रामशा का भाई है। मेरी रामशा के साथ उससे मुलाकात हुई थी और उसे अपने कारनामे सुनाने का जुनून की हद तक शौक है। और फिर मुझे रामशा से ही इत्तला मिली कि विनोद काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस में शामिल हो चुका है। और ये बात मुझे खुद कैप्टन विनोद ने बताई थी कि वाशो ग्रुप का चीफ, जिसका नाम उसने तारशाक बताया था, उसका बहुत गहरा दोस्त बन चुका है। काशी ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। तो तुम्हारा मतलब है कि कैप्टन विनोद के जरिए शागिल ने वाशो ग्रुप से राब्ता किया, लेकिन वाशो ग्रुप को कैसे इस बात का इल्म था कि हेलीकॉप्टर यहाँ आएगा और उसमें मौजूद इमरान और उसके साथी बेहोश होंगे और वो ऐन मौके पर ये सारी कार्रवाई करेंगे? रेखा ने कहा। वाशो ग्रुप के आदमी लाजमन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में मौजूद होंगे, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने ये सारी कार्रवाई मालूम कर ली हो।
और वाशो ग्रुप इसलिए खामोश रहा हो कि उन लोगों को बेहोश हम करे और वो ऐन मौके पर कार्रवाई मुकम्मल कर ले। काशी ने कहा तो रेखा ने इस बात में सर हिला दिया। उसी लम्हे दो आदमी उनके करीब पहुंच गए। मादाम, हमने सारा इलाका छान मारा है, वो लोग न जाने कहाँ गायब हो गए हैं। उनमें से एक ने कहा, वो इन चट्टानों के पीछे ही गए हैं। ओ, उनका यहाँ कोई खुफिया अड्डा होगा, उसे तलाश करो। रेखा ने तेज लहजे में कहा। नहीं, रुक जाओ। ऐसा है कि हम यहाँ से काफिरिस्तान की सरहद में चले जाए। हम गैर कानूनी तौर पर नापाल की सरहद में दाखिल हुए हैं। जल्दी करो, किसी भी लम्हे हम पर फायर खोला जा सकता है। और रामन, तुम भी हमारा हेलीकॉप्टर उड़ाकर ले आओ। राजेंद्र और दूसरे आदमियों की लाशें भी उसमें डाल लो, जल्दी करो। काशी ने तेज तेज लहजे में उस आदमी को हिदायत देते हुए कहा। मगर वो इमरान और उसके साथी। रेखा ने चौंक कर और कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। शायद उसे काशी की बात नागवार गुजरी थी कि उसने उसके ऑर्डर के खिलाफ खुद दूसरा ऑर्डर दे दिया था। तुम वहां चलो, मैं बताती हूँ, आओ, काम हो जाएगा, काशी ने कहा और अपने हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ गई। रेखा भी होंठ भींचे हुए उसके पीछे चल पड़ी और थोड़ी देर बाद दोनों हेलीकॉप्टर काफिरिस्तान वाली साइड पर पहुंच गए। काशी ने ट्रांसमीटर पर रामन से कह दिया कि वो हेलीकॉप्टर लेकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हेडक्वार्टर पहुंच जाए, जबकि खुद वो हेलीकॉप्टर लेकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हेडक्वार्टर पहुंच गई। ये तुम क्या कर रही हो? हमें उन एजेंटों को हर सूरत में हासिल करना है, रेखा ने गुस्सीले लहजे में कहा। वाशो इंतहा खुफिया ग्रुप है। आज तक हुकूमत नापाल उनका सुराग नहीं लगा सकी, तो हम कैसे लगा सकते हैं? उनका अड्डा अगर इतनी आसानी से मिल सकता तो अब तक ये ग्रुप खत्म हो चुका होता, इसलिए वहां रुकना हिमाकत थी, काशी ने जवाब दिया। तो फिर? रेखा ने कहा। एक मिनट, मैं भी मालूम करती हूँ, अभी पता चल जाएगा, काशी ने कहा और उसके साथ ही उसने ऑफिस में मौजूद ट्रांसमीटर उठाकर उस पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के बाद उसने उसे ऑन कर दिया। हेलो हेलो, काशी कॉलिंग, ओवर। काशी ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस, एस अटेंडिंग यू, ओवर। जिन लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। क्या लाइन महफूज है एस? ओवर। काशी ने कहा। यस मैडम, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। कैप्टन विनोद कहाँ है? ओवर। काशी ने पूछा। वो चीफ के साथ चिमोरी गया हुआ है मैडम, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। कितने आदमी गए हैं? ओवर। काशी ने पूछा। मैडम, चीफ शाकिल और कैप्टन विनोद अलहदा हेलीकॉप्टर पर गए हैं, जबकि एक दूसरे हेलीकॉप्टर पर 4 मुसल्ला अफराद गए हैं, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। कितनी देर हुई है? ओवर। काशी ने पूछा। अभी 2 मिनट पहले उनके हेलीकॉप्टरों ने प्रवास की है, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, ओवर एंड ऑल, काशी ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। मुझे पहले ही यकीन था कि यह कार्रवाई अब चमोरी में मुकम्मल होगी, लेकिन मैं अपना ख्याल कंफर्म करना चाहती थी। अब ये बात कंफर्म हो गई है कि यह सारा खेल शागिल ने कैप्टन विनोद के जरिए खेला है और अब वो दोनों चमोरी में इमरान और उसके साथियों को वाशो ग्रुप से वसूल करने गए हैं। काशी ने मुड़कर रेखा से कहा। ये चमोरी क्या है? रेखा ने पूछा। ये खुफिया रास्ता है जहाँ से असला वाशो ग्रुप को सप्लाई किया जाता है। ये एक पहाड़ी है जिस पर घना जंगल है और उस पहाड़ी के दरमियान एक दुर्रा है जिसके जरिए असला नापाल सप्लाई किया जाता है। मुझे खुद कैप्टन विनोद ने बताया था, काशी ने कहा। ओ, लेकिन हम अब वहाँ कैसे पहुंचेंगी? हमसे पहले तो वो उन्हें लेकर निकल जाएंगे, रेखा ने कहा। नहीं, दारुल हुकूमत से चमोरी का काफी फासला है, जबकि यहाँ से वो नजदीक है। फिर वाशो ग्रुप उन लोगों को जीपों पर लाद कर चमोरी पहुंचाएगा और हम वहां पहले से पैकिंग कर लेंगे। फिर जैसे ही कैप्टन विनोद और शागिल उन्हें वसूल करके काफिरिस्तान की सरहद में पहुंचेंगे, हम उन पर अचानक फायर खोल देंगे और इस तरह कैप्टन विनोद, शागिल और उसके साथियों को हलाक करके हम इमरान और उसके साथियों को ले उड़ेंगे, काशी ने कहा। ओ नहीं, शागिल को हलाक नहीं करना, फिर मसला टेढ़ा हो जाएगा। हमने उससे बस इमरान और उसके साथियों को छीनना है, रेखा ने फौरन ही कहा। तो ठीक है, हम उन पर बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर देंगे, फिर वो वहां पड़े रह जाएंगे, जबकि हम इमरान और उसके साथियों को लेकर सीधे प्रेसिडेंट हाउस पहुंच जाएंगे। वहां कोई भी कहानी बनाई जा सकती है। बहरहाल क्रेडिट पावर एजेंसी को ही मिलेगा, काशी ने कहा। तो रेखा ने इस बात में सर हिला दिया।